रात के सन्नाटे में मेरे माथे पर पसीने की बूंदें थी। लैपटॉप की नीली रोशनी मेरे चेहरे पर पड़ रही थी और स्क्रीन पर मौजूद तस्वीरें मेरी सांसें रोक रही थी। ये वही चेहरे थे, भोली आंखें, उम्मीद से भरी मुस्कान, और उनके ठीक नीचे लिखे थे कोड वर्ड्स। मेरे अंदर कुछ टूट रहा था। वह आदमी जिसे माँ ने अपना सहारा माना था, वह एक भेड़िए से कम नहीं था। मेरा नाम कविता है और मैं अब 18 साल की हूँ, पर मेरी कहानी की शुरुआत 4 साल पहले हुई थी, जब मैं सिर्फ 14 साल की थी। वो दिन आज भी मेरी आंखों के सामने घूमते हैं, जब हमारा घर खुशियों से गुलजार था। पिताजी सुरेश हमारे परिवार की नींव थे। उनकी खिलखिलाती हंसी और माँ आशा का स्नेह भरा हाथ, ये सब मेरे बचपन की सुनहरी यादें हैं। हम तीनों एक साथ एक छोटी सी दुनिया में खुश थे, जहां हर शाम पिताजी अपनी कहानियां सुनाते और माँ मेरे बालों में उंगलियां फेरती। मुझे लगता था हमारा परिवार कभी टूट नहीं सकता, लेकिन जिंदगी ने एक ऐसा क्रूर मोड़ लिया जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। पिताजी जो हमेशा से हमारे चट्टान थे, एक लंबी और मुश्किल बीमारी से हार गए। वो हमें अचानक छोड़कर चले गए। उस दिन सचमुच हम पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। वो दर्द इतना गहरा था कि मैं उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकती। माँ तो जैसे पत्थर की बन गई थी। उनकी आंखों में एक अनकहा दर्द हमेशा रहता था और उनकी हंसी कहीं खो गई थी। मैं देखती थी कि वो रातों को अकेले बैठी रहती, पिताजी की तस्वीर को देखती रहती और चुपचाप आंसू बहाती रहती। मेरा छोटा सा दिल भी उस दर्द से टूट रहा था, पर मैं माँ के सामने मजबूत दिखने की कोशिश करती थी। पिताजी के जाने के बाद दुनिया कितनी बदल जाती है, यह मैंने तब जाना। हमारे आस पड़ोस के लोग जो कभी हमारे अपने थे, अब अजीब नजरों से देखने लगे थे। कुछ महिलाएं माँ के पास सहानुभूति जताने आती, पर उनकी बातों में एक अजीब सी चुभन होती थी, जैसे वे माँ को यह एहसास दिलाना चाहती हों कि अब वो अकेली है और असुरक्षित। आशा अकेली औरत को कहाँ तक लोग इज्जत देंगे, या कविता तो इतनी सुंदर है, उसे संभालना मुश्किल होगा। ये बातें माँ को चुपचाप अंदर से तोड़ रही थी और मैं भी यह सब सुनकर अंदर ही अंदर सुलग उठती थी। माँ का आत्मविश्वास डगमगा रहा था और मैंने देखा कि वो हर छोटी बात पर डरने लगी थी। उन्हें लगा कि हमें एक ऐसे सहारे की जरूरत है जो इस मुश्किल समय में हमारा हाथ थाम सके और हमें इन बुरी नजरों से बचा सके। माँ ने एक बहुत ही मुश्किल फैसला लिया। उन्होंने दूसरी शादी करने का मन बनाया। उन्होंने अविनाश अंकल से शादी की, जो उनके दूर के रिश्तेदार थे। अविनाश अंकल बहुत शांत स्वभाव के थे, कुछ ज्यादा ही शांत। उनकी आंखें अक्सर एक अजीब सी चमक लिए होती थी, जिसे मैं तब समझ नहीं पाती थी। वो कभी कभी मेरी ओर देखते थे और उनकी नजरों में एक ऐसी गहराई होती थी जो मुझे असहज कर देती थी। शुरुआत में मुझे थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि पिताजी की जगह कोई और ले रहा था। मेरा दिल अभी भी पिताजी के लिए तरसता था और अविनाश अंकल को देखकर मैं हमेशा एक खालीपन महसूस करती थी। माँ ने मुझे समझाया कि यह हमारे भविष्य के लिए जरूरी है, और मैंने भी यही सोचा कि अगर माँ खुश रहेंगी तो शायद मैं भी खुश रह पाऊंगी, भले ही मेरे मन में एक अज्ञात डर था। समय बीतता गया। अविनाश अंकल ने धीरे धीरे हमारे घर में अपनी जगह बना ली। वो हमेशा मुस्कुराते रहते थे और कभी कभी तो अपनी हंसमुख कहानियों से पूरे घर को हंसी से भर देते थे। माँ भी उनके साथ खुश रहने की कोशिश करती थी, लेकिन मैं उनकी आंखों में एक अनकही उदासी देख सकती थी। वो अक्सर रसोई में अकेले खड़ी होकर पिताजी की तस्वीर को देखती रहती थी और एक गहरी सांस लेती थी। मुझे याद है, एक बार अविनाश अंकल ने माँ के लिए एक महंगी साड़ी खरीदी थी और माँ ने मुझसे कहा था, कविता, अविनाश कितना ख्याल रखते हैं, शायद अब हमारी जिंदगी पटरी पर लौट आएगी। उनकी आवाज में आशा तो थी,
पर एक हल्की सी बेपसी भी थी, जैसे वो खुद को समझा रही हो। जैसे जैसे मैं बड़ी हो रही थी और दुनिया को थोड़ा और समझने लगी थी, मुझे कुछ बातें थोड़ी अटपटी लगने लगी। अविनाश अंकल अक्सर अपने कुछ रिश्तेदारों को घर लेकर आते थे, ज्यादातर युवा लड़कियां जो गांव या छोटे कस्बों से शहर में नौकरी की तलाश में आई होती थी। इनमें से एक थी सोनिया, एक 16 साल की लड़की जिसकी आंखें बड़ी और भोली थी। वो गांव की सीधी सादी लड़की थी जिसे अविनाश अंकल ने शहर में अच्छी नौकरी दिलाने का वादा किया था। सोनिया की आंखों में बड़े सपने थे, पर उसके चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट रहती थी, जैसे वो किसी अनजाने डर से सहमी हुई हो। एक बार मैंने सोनिया से बात करने की कोशिश की, पर अविनाश अंकल ने तुरंत मुझे रोक दिया और कहा, कविता, ये नई जगह पर हैं, अभी इन्हें थोड़ी शर्म आ रही है। अविनाश अंकल इन लड़कियों को अपना दूर का भांजी या भतीजी बताते थे और कहते थे कि उन्हें शहर में काम दिलाने में मदद कर रहे हैं। ये सब मुझे थोड़ा अजीब लगता था, क्योंकि वो लड़कियां बहुत सीधी सादी होती थीं। उनकी आंखों में एक चमक और भविष्य के सपने होते थे, लेकिन अविनाश अंकल उनके साथ कुछ ज्यादा ही व्यावसायिक तरीके से बात करते थे। वो हमेशा उन्हें अपनी पहचान छिपाने और ज्यादा किसी से बात न करने की सलाह देते थे और उन्हें अपने फोन भी इस्तेमाल नहीं करने देते थे। वे लड़कियां 1-2 दिन रुकती और फिर गायब हो जाती और अविनाश अंकल कहते कि उन्हें नौकरी मिल गई और वे अपने नए ठिकानों पर चली गई। मेरी माँ को भी कभी कभी अजीब लगता था। एक बार मैंने माँ को अविनाश अंकल से कहते सुना, जी, इतनी सारी लड़कियां एक साथ और कोई कभी वापस आकर शुक्रिया भी नहीं कहता, क्या कोई खबर भी नहीं देता? अविनाश अंकल हंसकर टाल देते थे, अरे आशा, शहरों में लोग कहाँ इतना समय निकालते हैं, काम मिल गया बस हो गया। उनकी मीठी बातों और मदद करने के बहाने माँ भी ज्यादा ध्यान नहीं देती थी, लेकिन मेरे मन में सवालों का तूफान उठ रहा था। मैं उन्हें समझ नहीं पाती थी, पर एक अनजाना डर मुझे घेरे रहता था। मुझे सोनिया की याद आती, उसकी भोली आंखें मेरे जहन में घूमती रहती, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं थी। अब मैं 18 साल की हो चुकी थी और पहले से ज्यादा समझदार और आत्मनिर्भर बन गई थी। मैंने कॉलेज जाना शुरू कर दिया था, जहां मुझे नए दोस्त मिले और दुनिया को देखने का मेरा नजरिया भी बदल गया। कॉलेज में मेरी सबसे अच्छी दोस्त बनी रिया। रिया बहुत जागरूक और तेजतर्रार थी। वह हमेशा समाज में होने वाली गलत चीजों पर नजर रखती थी और उनके बारे में खुलकर बात करती थी। उसकी बातों में हमेशा सच्चाई और न्याय की एक आग होती थी। एक दिन कॉलेज के कैंटीन में हम बैठे थे जब रिया ने मुझसे एक गंभीर बात की। कविता, उसने कहा, आजकल शहर में कुछ ऐसे गिरोह सक्रिय हैं जो गांव से भोली भाली लड़कियों को नौकरी का झांसा देकर लाते हैं और फिर उन्हें गलत हाथों में सौंप देते हैं। यह एक बहुत बड़ा मानव तस्करी रैकेट है और पुलिस भी इस पर नजर रख रही है। मेरी चाची पुलिस में है और वो भी इस पर काम कर रही है। रिया की बात सुनकर मेरे कान खड़े हो गए। मुझे अविनाश अंकल के उन रिश्तेदारों की याद आ गई। धासकर सोनिया की एक अजीब सी बेचैनी मेरे मन में घर कर गई। क्या ऐसा हो सकता है? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे अपने घर में ऐसा कुछ चल रहा होगा। मेरे मन में एक ठंडी लहर दौड़ गई। मैंने रिया को अविनाश अंकल और उन लड़कियों के बारे में सब बताया। रिया ने मेरी बात ध्यान से सुनी और कहा, कविता, यह बहुत गंभीर मामला हो सकता है, हमें इसका पता लगाना होगा। उसकी आंखों में भी चिंता थी पर दृढ़ता भी थी। उसने मुझे हिम्मत दी और कहा कि अगर मैं सही हूँ तो मुझे चुप नहीं रहना चाहिए। अगर यह सच है तो मुझे अपनी माँ और उन अनजान लड़कियों को बचाना होगा। मेरे अंदर एक अजीब सी हिम्मत आ गई थी जो पिताजी के जाने के बाद कहीं दब गई थी। अब यह सिर्फ मेरा डर नहीं बल्कि न्याय की लड़ाई थी। मैंने अपनी आंखों में एक नई चमक महसूस की। सबसे पहले मैंने अपनी सुरक्षा सुनिश्चित की।
मुझे पता था कि अविनाश अंकल की हरकतें संदिग्ध हैं और मुझे उनसे सावधान रहना होगा। मैंने अपने फोन पर एक पैनिक बटन ऐप डाउनलोड किया, जिसे दबाते ही मेरे करीबी दोस्तों और इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स को मेरी लोकेशन के साथ मैसेज चला जाता। मैंने हमेशा अपने फोन को चार्ज रखा और उसे अपनी पहुंच में रखा। जब भी अविनाश अंकल घर पर होते, मैं अपने कमरे में ज्यादा समय बिताती या कॉलेज चली जाती। मैंने अपने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद रखना शुरू कर दिया। भले ही माँ को यह अजीब लगता, पर मैंने कह दिया कि मुझे पढ़ाई में शांति चाहिए। हर रात सोने से पहले मैं यह सुनिश्चित करती कि मेरा दरवाजा ठीक से बंद हो। एक छोटे पेपर स्प्रे को मैंने अपने बैग में रखना शुरू कर दिया, जिसे रिया ने मुझे आत्मरक्षा के लिए दिया था। ये छोटी छोटी चीजें मुझे थोड़ी मानसिक शांति देती थी, पर हर पल एक अजीब सा डर मेरे साथ चलता था। मैंने धीरे धीरे अविनाश अंकल की गतिविधियों पर नजर रखनी शुरू कर दी। यह आसान नहीं था। मैं एक जासूस की तरह काम कर रही थी। हर पल मेरा दिल तेजी से धड़कता रहता था, जैसे किसी चोर की धड़कन। मैं उनकी हर हरकत को ध्यान से देखती, उनके फोन कॉल्स को चोरी छिपे सुनती। जब वो कमरे में न होते तो उनके कंप्यूटर पर गलती से खुले रह गए कुछ दस्तावेजों पर नजर डालती। एक बार तो वो अचानक कमरे में आ गए और मैं मुश्किल से खुद को दीवार के पीछे छुपा पाई। उस वक्त तो मेरे पसीने छूट गए थे। मुझे लगा कि आज पकड़ी जाऊंगी, लेकिन किसी तरह बच निकली। यह सब एक खतरनाक खेल था, जहां दांव पर हमारी जिंदगी और कई बेगुनाह लड़कियों का भविष्य था। मैं रात भर सो नहीं पाती थी। दिमाग में बस यही चलता था कि कैसे इस आदमी का पर्दाफाश करूं। मेरा मन बेचैन रहता था। भूख कम हो गई थी और मैं अक्सर उदास रहती थी। माँ पूछती थी तो मैं पढ़ाई का बहाना बना देती थी। एक दिन अविनाश अंकल एक जरूरी काम से बाहर गए थे और अपना लैपटॉप खुला छोड़ गए थे। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए, लेकिन मैंने हिम्मत जुटाई। मैंने देखा कि उनके लैपटॉप में कुछ ऐसी फाइलें थी जिनमें कई लड़कियों की तस्वीरें थी, वही लड़कियां जो हमारे घर आई थी। सोनिया की तस्वीर भी थी। उन तस्वीरों के साथ उनके नाम, उम्र और गांव के पते लिखे थे, और उनके नीचे कुछ कोडवर्ड्स और खातों के नंबर भी थे। यह सब देखकर मेरे होश उड़ गए। अविनाश अंकल, जो इतने शरीफ दिखते थे, दरअसल एक ऐसे रैकेट का हिस्सा थे जो जरूरतमंद लड़कियों को फंसाता था। मेरे पेट में एक अजीब सा दर्द होने लगा, जैसे किसी ने मेरा कलेजा निचोड़ लिया हो। मुझे लगा कि मैं गिर जाऊंगी, पर मैंने खुद को संभाला। मैंने जल्दी से उन फाइलों की तस्वीरें ली और कुछ जरूरी जानकारी अपने फोन में सेव कर ली। मेरे दिमाग में बस एक ही ख्याल था, माँ को बताना है और इन सबको बचाना है। यह सच इतना कड़वा था कि मुझे निगलना मुश्किल हो रहा था। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। यह सच मेरी माँ को कैसे बताऊंगी? उनका क्या होगा? उन्होंने अविनाश अंकल पर कितना भरोसा किया था, लेकिन मुझे पता था कि मुझे चुप नहीं रहना चाहिए। अगर मैंने कुछ नहीं किया तो और भी लड़कियां इस जाल में फंस सकती थी। मेरे मन में सोनिया का चेहरा घूम रहा था, उसकी उम्मीद भरी आंखें। मैंने तुरंत रिया से बात की। रिया ने मुझे बहुत हिम्मत दी और कहा कि हमें तुरंत पुलिस को बताना चाहिए, लेकिन उससे पहले हमें और पुख्ता सबूत इकट्ठा करने होंगे। उसने मुझे समझाया कि कानून की नजर में ठोस सबूत कितने जरूरी हैं। अगले कुछ दिनों तक मैंने बहुत सावधानी से अविनाश अंकल के बारे में जानकारी इकट्ठा की। मैंने उनके कुछ ईमेल प्रिंट किए और अविनाश अंकल की कुछ संदिग्ध बातचीत को अपने फोन में रिकॉर्ड भी किया। एक बार मैंने उनकी एक कॉल रिकॉर्ड की, जिसमें वो किसी ग्राहक से नई खेप और अच्छी कीमत के बारे में बात कर रहे थे। हाँ, लड़की बिल्कुल नई है, गांव की, कोई पहचान नहीं है, काम हो जाएगा, शाम तक भेजना। ये शब्द मेरे कानों में जहर घोल रहे थे। यह सुनकर मेरा खून खौल उठा। यह सब करना आसान नहीं था। हर पल पकड़े जाने का डर था।
मेरी रातों की नींद उड़ गई थी, लेकिन मेरे मन में उन लड़कियों के लिए न्याय दिलाने की इच्छा ज्यादा प्रबल थी। मैंने खुद से वादा किया था कि मैं उन्हें बचाऊंगी। काफी सबूत इकट्ठा करने के बाद एक शाम मैंने अपनी माँ को सब कुछ बताया। पिताजी की तस्वीर को देखते हुए मैंने उनसे कहा, माँ, मुझे आपसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। मेरी आवाज कांप रही थी, पर मैंने खुद को संभाला। मैंने उन्हें अविनाश अंकल के लैपटॉप से मिली तस्वीरें और दस्तावेज दिखाए, रिकॉर्डिंग सुनवाई। शुरुआत में तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। उनकी आंखों में डर और अविश्वास था। नहीं कविता, तुम क्या कह रही हो? अविनाश ऐसा नहीं कर सकते। तुम कुछ गलत समझ रही हो। उनकी आवाज में दर्द था, विश्वास का टूटना था। उन्होंने अविनाश अंकल पर बहुत भरोसा किया था, उन्हें अपना सहारा माना था। माँ ने एक पल के लिए खुद को समेटा और फिर अविनाश अंकल को बुलाने लगी, जैसे वो उनसे ही इसका जवाब मांगना चाहती हो। लेकिन जब मैंने उन्हें सारे सबूत दिखाए, उनकी आवाजें सुनाई, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उनकी आंखों में आंसू थे, पश्चाताप था और गहरा सदमा था। उनका शरीर कांप रहा था। जिस आदमी को उन्होंने अपना सहारा माना था, वही इतना बड़ा धोखा दे रहा था। उनकी आंखों में मैंने वो खालीपन फिर से देखा जो पिताजी के जाने के बाद आया था, लेकिन इस बार उसमें निराशा और आत्मग्लानि भी थी। उन्होंने अपना सिर मेरे कंधों पर रख दिया और फूट फूट कर रोने लगी। मुझसे गलती हो गई कविता, मैंने तुम्हें इस दलदल में धकेल दिया। मैंने तुम्हें सुरक्षित रखने के लिए यह सब किया, और देखो क्या हो गया। मैं एक अंधी थी कविता, अंधी। उनका दर्द मेरी आत्मा तक पहुंच रहा था। मुझे लगा जैसे मैं उनके आंसुओं में डूब जाऊंगी, पर मैंने खुद को संभाला। नहीं माँ, मैंने उन्हें कसकर गले लगाया। मेरे भी आंसू बह रहे थे। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप तो बस हमारी सुरक्षा चाहती थी। हमें यह नहीं पता था कि लोग इतने धोखेबाज भी हो सकते हैं। हम मिलकर इस मुश्किल से निकलेंगे। जैसे पिताजी हमें सिखाते थे कि कभी हार नहीं माननी चाहिए। मैंने उन्हें कस कर पकड़ा और उस रात हम दोनों ने एक दूसरे को सहारा दिया। माँ का हर आंसू मेरे दिल पर एक घाव बना रहा था, पर साथ ही मुझे और मजबूत कर रहा था। अगली सुबह हमने तुरंत पुलिस को सूचना दी। रिया की चाची इंस्पेक्टर प्रिया सिंह एक तेज तर्रार और ईमानदार पुलिस अधिकारी थी। हमने उनसे मिलने का समय लिया। जब हम पुलिस स्टेशन पहुँचे तो माँ का चेहरा पीला पड़ गया था। उनकी आंखों में अभी भी डर था, लेकिन मैंने उनका हाथ कसकर पकड़ा। माँ, अब पीछे हटने का समय नहीं है। हमने इंस्पेक्टर प्रिया सिंह को एक एक सबूत दिखाया, लैपटॉप की तस्वीरें, ईमेल के प्रिंटआउट और सबसे महत्वपूर्ण अविनाश अंकल की रिकॉर्ड की हुई बातचीत। हर सबूत उनके सामने रखते हुए मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, पर मेरे चेहरे पर दृढ़ता थी। इंस्पेक्टर प्रिया सिंह ने हमारी बात ध्यान से सुनी। उन्होंने एक एक सबूत को परखा। उनके चेहरे पर गंभीरता थी। जब उन्होंने रिकॉर्डिंग सुनी तो उनकी भौहें तन गईं। कविता, तुमने बहुत बहादुरी का काम किया है। ये सबूत बहुत पुख्ता है, उन्होंने कहा। उनकी आवाज में विश्वास था। तुम्हारी बहादुरी ने कई जिंदगियां बचाई हैं। हमें अभी कार्रवाई करनी होगी। उन्होंने तुरंत अपनी टीम को अलर्ट किया। कुछ ही घंटों में अविनाश अंकल को उनके घर से ही गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उनके फोन और कंप्यूटर भी जब्त कर लिए, जहां से और भी कई चौंकाने वाले सबूत मिले। उनके गिरोह के अन्य सदस्य भी पकड़े गए। यह एक बड़ी खबर थी और पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। स्थानीय अखबारों में हमारी कहानी छपी, जिसने कई लोगों को चौंका दिया और समाज में मानव तस्करी के खिलाफ एक नई बहस छेड़ दी। पुलिस ने उन लड़कियों को भी बचाया जिन्हें अविनाश अंकल ने अपने जाल में फंसा रखा था। उनमें से कुछ तो इतनी डरी हुई थी कि वे अपने गांव भी वापस नहीं जाना चाहती थी। सोनिया भी उनमें से एक थी। जब मैं उससे मिली तो उसकी आंखों में पहले वाला डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी खालीपन थी, जैसे उसकी आत्मा ही निकाल ली गई हो।
मैंने और रिया ने उनके साथ बात की, उन्हें दिलासा दिया और उन्हें यह भरोसा दिलाया कि अब वे सुरक्षित हैं। मैंने सोनिया से कहा, तुम अकेली नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हमने उन्हें सरकारी आश्रय गृहों में पहुंचाया, जहां उन्हें मनोवैज्ञानिक सहायता और पुनर्वास मिला। सोनिया ने मुझे बताया कि अविनाश अंकल उन्हें कैसे बड़े बड़े सपने दिखाते थे और फिर उन्हें डराते धमकाते थे। उसकी कहानी सुनकर मेरा दिल एक बार फिर टूट गया, पर मुझे संतोष था कि अब वह सुरक्षित है। अविनाश अंकल की गिरफ्तारी के बाद हमारा घर फिर से सूना हो गया था, लेकिन इस बार यह सूनापन एक नई शुरुआत का प्रतीक था। माँ को बहुत पछतावा था, उन्होंने कई रातें बिना सोए बिताई। अपने फैसले पर उन्हें गहरा अफसोस था। मैंने उन्हें समझाया कि इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी, कि उन्होंने जो किया वो हमारी सुरक्षा के लिए किया था और अब हमें आगे बढ़ना है। इस घटना ने हमें और भी मजबूत बना दिया था। हमने एक दूसरे को सहारा दिया और एक दूसरे के आंसू पोंछे। हमारी मां बेटी का रिश्ता पहले से भी ज्यादा गहरा और मजबूत हो गया था। इस मुश्किल समय में हमारे पुराने पड़ोसी शर्मा अंकल और आंटी, जो पहले थोड़े दूर हो गए थे, अब हमारे साथ खड़े थे। शर्मा अंकल ने कानूनी सलाह में मदद की और शर्मा आंटी ने माँ को भावनात्मक सहारा दिया। उन्होंने कहा, आशा, तुमने बहुत हिम्मत का काम किया है। तुम और कविता बहुत बहादुर हो। सुरेश ऊपर से तुम्हें देखकर गर्व कर रहे होंगे। उनकी बातों से माँ को बहुत हिम्मत मिली। मेरे कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर मीना, जिन्होंने मेरी बहादुरी और दृढ़ता देखी थी, उन्होंने मुझे समाज सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने मुझे अपने एनजीओ के साथ काम करने का अवसर दिया, जो मानव तस्करी के शिकार लोगों की मदद करता है। मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की और समाज सेवा के क्षेत्र में एक अच्छी नौकरी भी मिल गई, जहां मैं उन लड़कियों की मदद करती हूं, जो ऐसी ही मुश्किलों का सामना करती हैं। मुझे खुशी होती है जब मैं देखती हूं कि मेरी मदद से किसी की जिंदगी में रोशनी आ रही है। सोनिया भी अब एक सिलाई केंद्र में काम कर रही है और खुद को आत्मनिर्भर बना रही है। वो अक्सर मुझसे मिलने आती है और अब उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि आशा की चमक होती है। माँ ने भी अब तय कर लिया है कि वो अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जिएंगी और वो भी अब एक महिला सहायता समूह से जुड़ गई है, जहां वो अन्य महिलाओं को सशक्त बनाने में मदद करती है और उन्हें अपने अनुभवों से सिखाती है। अब वो अपनी कहानी दूसरों को सुनाती है, ताकि कोई और माँ ऐसी गलती न करे। आज हम माँ बेटी फिर से अकेली हैं, लेकिन इस बार हम कमजोर नहीं, बल्कि बहुत मजबूत हैं। हमने दुनिया से लड़ने की ताकत पाली है और हमें विश्वास है कि हम हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। पिताजी की यादें हमारे साथ हैं, लेकिन अब हमें डर नहीं लगता। यह एक नई सुबह है, जहां हम सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी एक उम्मीद की किरण बन रहे हैं। हम हर दिन अपने अनुभवों से सीखते हैं और एक बेहतर कल के लिए काम करते हैं। हमारी कहानी सिर्फ दर्द की नहीं, बल्कि संघर्ष, बहादुरी और जीत की कहानी है। हम अब एक नए विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं, यह जानते हुए कि सच्चा सहारा अंदर से आता है और सच्चे रिश्ते विश्वास और ईमानदारी पर टिके होते हैं। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।